या उसका एक हाथ को पहले मैंने जोड़ने का प्रयास किया और एक हाथ को मैंने फ्रीज में रख दिया। कहाँ खींचेंगे ये दीवार, क्योंकि अच्छे दिखने की तो कोई लिमिट नहीं है। उंगलियां नहीं है, पैर डिफॉर्मिटीज़ है या सफ़ेद दाग हैं, हीमेंजियोमास होते हैं बड़े बड़े। क्या है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में इतनी ज़्यादा मशरूमिंग हो गई है। लेकिन क्या मेल्स में भी उतना ही क्रेज क्या है कि आजकल हमने जो देखा है कि लड़कियां लड़कों को बहुत रिजेक्ट करती हैं। अगर कोई बर्न केस आता है तो उस वक्त क्या प्रिकॉशंस रखना है कि इमीडिएटली कोई बर्न हो रहा है? ये लोगों में बहुत मिथ है कि पानी डाल दिया तो खराब हो, जला तुरंत पानी डाला तो जो थर्मल डैमेज बोलते हैं वो अंदर तक चला जाता है। तो फफोले जो पड़ना है एक्चुअल में मेडिकल साइंस में देखेंगे तो एक अच्छी बात है। कभी जल गए तो आपको दौड़ना नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी जहन पर इस कदर बैठ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का रुख ही बदल देते हैं। हमारे आज के यूज़ेड के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस तरह का स्ट्रगल उन्होंने अपने बचपन में और अपनी जवानी में किया, आज अपने प्रोफेशन के ज़रिए वो उन्हीं स्ट्रगल से लोगों को बचा रहे हैं। आज हम मुलाकात करेंगे रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील कालड़ा से। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो एक रिकॉर्ड होल्डर हैं, आप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आप रिकॉर्ड होल्डर हैं। आपने तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा क्लिफ्ट लिप सर्जरीज़ भी की हैं और एक 90% बर्न पर्सन को आपने सेव किया है। और आज भी आप अपने प्रोफेशन में तकरीबन 15 से 16 घंटे काम करते हैं। तो ये आपका पैशन है या कोई वजह रही इसकी, और डॉक्टर ही बनने की क्या वजह रही आपकी? मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब मेरी मदर काफ़ी बीमार रहती थी। उनको गॉल स्टोन्स थे, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम था और रायपुर बहुत छोटी जगह थी। वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, इनका ऑपरेशन नहीं हो पाता था और कई बार कई महीने उनको हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता था। और मैं स्कूल्स के बाद कम से कम 6 घंटे 8 घंटे उनके साथ रोज़ वार्ड में हॉस्पिटल के बिताता था। तब से मैंने ऐसा सोचा, मेरे मन में आया कि यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, इतने प्रॉब्लम है, सर्जरी के कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है जिनसे हम ऑपरेशन करा पाएँ और इतनी हम सुविधा ले नहीं सकते कि बड़े शहर में जा पाएँ। तब से मेरे मन में एक तो डॉक्टर बनने की इच्छा जागृत हुई और साथ में ये भी मैंने विचार किया कि बनना है तो सर्जन बनना है, जिससे ऑपरेशन से लोगों का हम भला कर सकें। तो ये एक जो पड़ाव था मेरे बचपन में ज़िंदगी का, उसके कारण ही मैं सर्जन बना और उसके कारण एक मेरे मन में पैशन आया सर्जरी के प्रति, जिसके कारण मैं आज भी 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे भी काम करता हूँ तो मेरे को थकान महसूस नहीं होती है। तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के एक तरीके से जो उनके स्ट्रगल है, बिकॉज प्लास्टिक सर्जन होकर के आप लोगों के जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो ज़िंदगी में कमियां हैं या जो वो चाहते हैं, उनको आप पूरा कर रहे हैं। तो क्या ये आपके बचपन के स्ट्रगल की भरपाई है ये? हाँ, ये एक तरह से आपने सही कहा है। जब मैं छोटा था 2 साल का, तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था और मदर हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी थी उस समय। तो काफ़ी स्ट्रगल से हमने गुजरा है। मेरे बड़े बहनें जब वो कुछ नौकरी करती थी, हम लोग घर चलाते थे। फिर उनकी शादी हुई, फिर दूसरे की हुई, फिर तीसरे की हुई, ऐसा सबने रिले रेस किया और सब होशियार थे और हर कोई मदर की स्थिति देख करके डॉक्टर बनने का इच्छुक था। अच्छा। पर ये स्थिति थी कि उस खर्चे को कौन कैसे उठाएगा। तो उन सब ने सेक्रीफाइस करके मेरे को, बीइंग छोटा, इसको तो हमको बनाना ही है, उन्होंने बनाया। मदर ने बहुत सेक्रीफाइस किया, अकेली सिंगल मदर उस ज़माने में, मैंने आज से 60-70 साल पहले की बात है, उन्होंने स्ट्रगल करके हम लोगों को पाला पोसा, अच्छे गुण दिए। तो उसके कारण एक जो इमोशनल फीलिंग हुई और मदर की बीमारी से जो मैं डॉक्टर बनने का एक मेरे मन में आया, तो उसके कारण मैं अभी ये काम करता हूँ और मैं ये देखता भी हूँ कि लोग गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण किसी का इलाज ना छूटे। पैसों की बात अगर करें तो आपने अपनी पढ़ाई लोन लेकर के की और आई थिंक आपने 2017 तक लोन चुकाया है। जी जी। और दिल्ली में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपको गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिली, लेकिन आपने वो जॉब ज्वाइन नहीं की क्योंकि वहाँ पर आपको खाली समय ज़्यादा मिलता और सीखने को नहीं मिलता।
तो क्या ये सीखने की ललक भी, डॉक्टर तो आप बन गए थे और आप यहाँ आकर प्रैक्टिस भी कर सकते थे, बट क्या सीखना चाह रहे थे और ये इतना पैशन क्यों था आपको सीखने का? एक शुरू से ही जब एक सर्जरी में मेरा पैशन हो गया तो मैंने रायपुर में ही जनरल सर्जरी करी। और उस समय भी हम कई बार ऐसा होता था कि 3-3 दिन 4-4 दिन घर नहीं जाते थे, क्योंकि डॉक्टरी में ऐसा होता है कि 24-24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी है, नेक्स्ट डे फिर ओपीडी है, फिर इमरजेंसी सर्जरीज हैं, ऐसे लगातार चलती हैं। तो एक पैशन हो गया था मेरे को, लगाव हो गया था सर्जरी से। मैं उसको ऐसे काम या बोझ के जैसे नहीं लेता था, और मेरे को उससे मज़ा आता था कि जब मैं लोगों की तकलीफ़ें दूर करता था, उनके चेहरे में मुस्कुराहट देखता था, और उनके मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको आप पैसे से तोल नहीं सकते हो। तो वो जो एक लगन है वो मेरे अंदर सोचिए कि आज तक बरकरार है। पर जब मेरे MCH किया मैंने दिल्ली से, उसके बाद मैं वहाँ से बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में मेरे को बहुत जॉब ऑफर हुए कि लेक्चरर्स के जॉब, ये जॉब, और मेरे को ज़रूरत थी क्योंकि मैं पूरी पढ़ाई हम लोगों ने लोन से करी है। और कई बार तो ऐसा है कि एक टाइम हम खाना खा पाए नहीं खा पाए आगे समय में। तो वो सब चीज़ों से गुजर के एक अच्छा करने, और मदर ने सपोर्ट किया, फैमिली वाले पूरे सपोर्ट किए। फिर मैं बाहर पढ़ने गया तो मेरे को लगता था कि कुछ अच्छा बन के वापस जाऊँ। टाइम मतलब आप वेस्ट नहीं करना चाहते थे। नहीं तो क्या है कि मैं बाहर गया और वहाँ लोग बहुत आराम से ज़िंदगी गुजारते थे, थोड़े पैसे मिल जाते थे। तो मैंने उन सबको सेक्रीफाइस किया, उस जहाँ पे भी थोड़ा अट्रैक्शन होता था मैंने उसको दरकिनार किया और अपने टारगेट पॉइंट में लगा रहा। तो उसके कारण मैं कहीं जॉब ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि जॉब में अगर आप लेक्चरर हो तो एक दिन आपको ऑपरेशन करना है, एक दिन आपको राउंड लेना है, एक दिन आपको ओपीडी देखना है, और बाकी समय खाली है, लेकिन आप कुछ और नहीं कर सकते हो। तो मैंने वहाँ फ्री स्टाइल में रहा बॉम्बे में, और वहाँ एक बहुत सीनियर प्लास्टिक सर्जन से डॉक्टर गुलेरिया, जो मेरे एक बहुत टर्निंग पॉइंट भी रहा मेरी लाइफ का। उनसे मैंने लाइफ की बहुत चीज़ें भी सीखी। वो समय 60 की उम्र में थे और वो भी 15-18 घंटे काम करते थे, और उनकी ट्रेनिंग जो थी वो यूके से थी। तो उनके साथ मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9-10-11 बजे तक तो उनके साथ रहता था। फिर कुछ अपना स्टडी करना है, कुछ करना है, तो 1-1:30 बजे तक मैं जगता था, फिर सुबह 6 बजे उठ जाता था, और सुबह से रात तक उनसे सीखा। फिर उसके बाद उनके गाइडेंस में, जैसे बॉम्बे में डॉक्टर एक पंड्या थे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे। एक हैंड सर्जन थे डॉक्टर जोशी हैं, टाटा कैंसर में कैंसर का रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है प्लास्टिक सर्जरी में, कैंसर के बाद अंगों का पुनर्निर्माण करना। तो वैसे ही अलग अलग जो ब्रांचेस के डॉक्टर्स थे उनके साथ मैं अलग अलग जा कर के सीखता था। कभी मैं बॉम्बे में एक कोने में रहता था, दोपहर को दूसरे कोने में, रात के तीसरे कोने में, और फिर मैंने वो लोकल ट्रेन है उनका पास बनाया हुआ था। अच्छा। तो उसमें इधर से उधर ट्रैवल करता था मैं, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और जो मेरे को, मैं बोलता हूँ कि उस समय जब मेरा मन था, क्योंकि मेरे को लोन चुकानी थी और वापस अपने शहर आना था, नहीं तो वहाँ बॉम्बे में जॉब था, बाहर जाने के बहुत ऑफ़र थे मेरे को, पर वो सब को मेरे को छोड़ना पड़ा और शहर आना था। तो मैंने 1 साल में कम से कम 10 साल की चीज़ें सीख के आई। कम से कम उस समय मैं 18-20 घंटे काम करता था, और जब दिन में वो ऑपरेशन थिएटर में खाने मिल गया ठीक है, रात में टाइम मिला तो एक समय खा लिया। और मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ मैं रुकता था, कभी कभी मेरे को बेड भी मिलता था, कभी नहीं मिलता तो मैं ज़मीन में भी सोता था। तो वो जो चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत पे करी हैं, आज तक मेरे को वो कॉन्फिडेंस काम आया है। और उसके बाद मैं वापस आके 90 से रायपुर में प्रैक्टिस चालू किया हूँ। बिल्कुल, आपका जो डेडिकेशन जो आप बता रहे हैं, यकीनन वो आपके काम में और जो आपके प्रोफेशन में आज आपने जो उपलब्धियां पाई हैं वो बिल्कुल दिख रहा है उसमें। अभी तक आपने इतनी सर्जरीज, 2 लाख सर्जरी की है, आपको कोई ऐसा केस याद आता है जो आपको लगा हो कि वो बहुत डिफ़िकल्ट था और आपने अपना जितना आपने सीखा था, आपका जो एक्सपीरियंस था वो आपने सब लगा दिया हो उसमें? देखिए, ऐसे तो ऑलमोस्ट 34-35 ईयर्स हो गए हैं मेरे को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, पर 2-3 किस्से जो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं शुरू में आया था तो लोगों की, जैसे बहुत मेरे को डिस्करेजमेंट भी मिला शुरू में। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, उनको लगता था कि ये बॉलीवुड और हॉलीवुड और पैसे वालों की सर्जरी है। और मेरा एक एम था कि मेरे को
मिडिल क्लास को अच्छी सर्जरी, अच्छी क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड करनी है। तो शुरू में मैंने देखा था कि लोगों की उंगलियां कट जाती थी या हाथ पैर कट जाते थे, तो या तो कोई इलाज नहीं होता था, अपंग रह जाते थे, या जाते भी नहीं थे डॉक्टर्स के मालूम भी नहीं था डॉक्टर के पास जाना, या फिर ऐसा भी ध्यान है कि उंगली कटी, वो जैसे पान कागज़ पे लपेटते हैं वैसा लपेट के जेब में रख के ले आए हमारे पास कि डॉक्टर साहब अब इसको कट गई है, क्या करना है। अच्छा। अब उनको यही नहीं पता कि कैसे प्रिजर्व करना है, क्योंकि अगर कोई अंग कट जाता है तो उस कटे हुए अंग को हमको एक पॉलीथीन में डालना पड़ता है और एक दूसरे पॉलीथीन में बर्फ़ रख के उसमें डालते हैं। और फिर जो सेंटर जहाँ सुविधा है, अगर हम 6 घंटे 8 घंटे के अंदर पहुँच जाए तो अगर जुड़ने लायक अंग रहते हैं, जैसे काफ़ी लोगों के हाथ कट गया, पैर कट गया या कोई शरीर का और अंग कट गया, तो वो जुड़ते हैं। तो वो स्टेज से फिर मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल किया, लेक्चर्स दिए डॉक्टरों के, जा के मैंने कैंप्स किए, फ्री कैंप्स किए, पेपर में आर्टिकल देता था उसमें 90s। आप बाइक से कोरबा तक भी जाते थे अवेयरनेस प्रोग्राम्स मैं के लिए? अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कोरबा, जगदलपुर, राजनांदगांव, उस समय नई नई हीरो होंडा बाइक निकली थी, उसमें मैं जाता था पूरा। तो इसके ऐसे जो इंसिडेंसेस हैं, जैसे एक बार मैंने अवेयरनेस किया तब लोग आइस में रख के लाने लग गए। तो एक बार मैं दिन भर ऑपरेशन करके, जैसे 10 बजे मैं रात के फ्री हुआ ऑपरेशन से, फोन आया भाई एक पेशेंट आया, उसके दोनों हाथ कट गए हैं। ऐसा इंसिडेंस था कि एक दिन पहले और बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ऑलमोस्ट शहर छोटा था, ब्लड बैंक कम थे, सब ब्लड एग्जॉस्ट हो गए थे ब्लड बैंक के, और इसका भी ब्लड बी नेगेटिव था। फिर उनका एक हाथ, और मेरे को अकेले ही करना था, सिंपल असिस्टेंट थे, कोई और बड़े यहाँ डॉक्टर्स और असिस्टेंट मिलते नहीं थे उस समय। तो रात के 11 बजे मैंने चालू किया, उसका एक हाथ को पहले मैंने जोड़ने का प्रयास किया और एक हाथ को मैंने फ्रिज में रख दिया प्रिजर्वेशन के लिए, और 1:30 बजे रात के एक हाथ का ख़त्म हुआ। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, पर मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा चेक करूँगा, ब्लीडिंग होगी। अब जो बेस्ट ट्रायल कर दिए, इसको पूरा टाइट बैंडेज बांधो, 2 दिन बाद खोलेंगे, क्योंकि ब्लड है नहीं तो रिस्क ले नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद 1:30-2 बजे मैंने दूसरा हाथ निकाला, उसको चालू किया, सुबह 7 बजे ख़त्म किया। टचवुड, मतलब दोनों हाथ बच गए, मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंस है, वीना सिंदरे जी हैं जो एक ट्रांसजेंडर्स हैं, तो इनमें मैं काफ़ी साल से काम करता था। पहले तो लोग ये ज़्यादा बताते नहीं थे, उनको भी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक दिन वो डरते डरते मेरे क्लिनिक में आई, फिर उनको मैंने काउंसलिंग किया कि हाँ हम आपको चेंज कर सकते हैं, और उसको मैंने पूरा कन्वर्शन किया, और आज वो इतनी मुकाम पे है कि छत्तीसगढ़ की हीरोइन है, फर्स्ट ट्रांस क्वीन इंडिया बनी है वो, और 6th पोजीशन इंटरनेशनल पे आई है। तो ये देख के बहुत मेरे को गर्व महसूस होता है कि हमारे कारण कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो जो प्लास्टिक सर्जरी है, या प्लास्टिक सर्जन आप हैं, तो इसमें कौन कौन सी सर्जरीज शामिल होती हैं? जैसे अभी तो आपने 3 एक बहुत अलग अलग सर्जरीज के बारे में बताया कि आई थिंक एक तो फेस से रिलेटेड हो गई, एक आपने जो कट जाते हैं, जो करेक्ट करते हैं, कुछ बर्न हो जाते हैं, तो किस तरह की सर्जरी, अलग अलग सर्जरीज होती हैं एक प्लास्टिक सर्जन को करने के लिए? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, एक बहुत ही ब्रॉड स्पेशलिटी है, ब्रॉड सुपर स्पेशलिटी हम बोल सकते हैं। कि जैसे हार्ट सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, उसमें एक एक अंग पे स्पेसिफिक है। और प्लास्टिक सर्जरी सिर से पैर तक के की जाती है, और लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ प्लास्टिक सर्जन करेगा या कौन करेगा। तो इसमें मैंने अगर हम सिर से ले तो एक अपन बात करें तो एक जनरल प्लास्टिक सर्जरी होती है कि अगर बचपन से लोग कंजेनाइटल बाय बर्थ प्रॉब्लम होता है, किसी का ओट कटा है, किसी की उंगलियां नहीं है, उंगलियां जुड़ी हैं, पैर डिफॉर्मिटीज़ हैं, पैर की चल नहीं पा रहे हैं, या सफ़ेद दाग हैं, या कई बार हीमेंजियोमास होते हैं, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स की गठाने होती हैं, तो बाय बर्थ के डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करते हैं। कई बार यूरिन के पैसेज लोगों के बने हुए नहीं रहते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरी एक होती है, इसमें एक पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जरी का, ये भी एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है, जिसमें सुंदरता से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, नोज़ की सर्जरी हो, चीक्स की हो, लिप्स की हो, ब्रेस्ट की हो, या पेट की हो, या बॉडी के कोई भी अंग की कॉस्मेटिक सर्जरी हो। तीसरा होता है कई बार फेस की है, जो बोन्स है वो कई एक्सीडेंट में फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, स्किन लॉस हो जाते हैं, डैमेज हो जाती हैं, उसको फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी कहते हैं, वो भी इसमें आती हैं।
फिर हैंड सर्जरी जो है वो भी एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। कैंसर के बाद कई चीज़ों को हमको निकालना पड़ता है, जबड़े हो गए या हाथ के अंग है, पैर के अंग है, या कोई बोन्स है, या कोई शरीर का दूसरा हिस्सा है, तो उसको भी जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। और ये जो पैर हाथ कट के अलग हो गए हैं उनको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये आपने जो अभी इतना बाइफिकेशंस बताए हैं कि किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी के अंदर कितने इसकी सब ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर अभी हम बात करें, अभी की बात करें, तो लोगों में अवेयरनेस आई है, लेकिन वो कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा अवेयरनेस आई है और लोग वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी। और बहुत सारी अवेलेबल जानकारियाँ इंटरनेट पर भी हैं जो कि कितनी ऑथेंटिक है किसी को नहीं पता। तो ये जो अवेयरनेस वर्सेस ओवरडन हो रहा है अभी प्लास्टिक सर्जरी के केस में, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में सोसाइटी का, और बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया के द्वारा क्रिएटेड भी है। तो इसके लिए मैं हूँ, या मेरे जो एसोसिएशंस हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं जिसको, तो हम अपने लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कराएं कि कॉस्मेटिक सर्जरी एक अच्छी चीज़ है, पर इससे एक ट्रेंड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन से कराना चाहिए। साफ़ सुथरा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ इन्फेक्शन ना हो। कई चीज़ों में आईसीयू बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, वो हो। तो ये, और एक ट्रेंड आदमी से, नहीं तो आजकल क्या है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में इतनी ज़्यादा मशरूमिंग हो गई है कि लोग छोटे छोटे पार्लर में भी कॉस्मेटिक सर्जरी करने लग गए हैं। कई दूसरी ब्रांच के लोग भी हैं जो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, एक थोड़ा सा सीखा, असिस्ट किया और अपना इंडिपेंडेंट करने लग गए हैं। तो ये बूम हो गया है मार्केट में कॉस्मेटिक का। आज के डेट में हर आदमी सुंदर बनना चाहता है, कॉन्फिडेंट बनना चाहता है, तो ये अच्छी बात है, ये अवेयरनेस बहुत अच्छी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि नेचर ने अगर हमें कोई चीज़ दी है, अनलेस अनटिल कोई डिफेक्टिव चीज़ है, वहाँ तो आप उसको कॉस्मेटिक सर्जरी से आप उसको इम्प्रूव करें या दूर करें, और एक परफेक्ट आपको एक बॉडी बना करके दी है, उसमें अननेसेसरली चेंज करना या छुरी चलवाना या सर्जरी करवाना कितना सेफ़ है, या बॉडी का जो एक नेचुरल सिस्टम है उसको कितना बिगाड़ता है वो? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं 90s के समय की बात है, जब उस समय क्या था कि कई बार जैसे बर्थ डिफेक्ट है, किसी का मुंह टेढ़ा है, या किसी की नाक एकदम चपटी है, बेडाउल है, या चेहरा एकदम खूबसूरत नहीं है, डार्क है, जो भी है, तो उस समय ऐसा था कि लड़कियां हैं तो इनकी शादी करनी है, दहेज दो और शादी करो, कंसेप्ट वो था। अब वो जो आदमी उससे गुजर रहा है वो घुट घुट के जीता था, जिंदगी भर एहसान में था कि इसने मेरे से शादी करी है, भले जो भी करी है, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाता था। और इसमें क्या दो बातें होती हैं, एक अगर हमारे पास कोई कमी है तो वो हम उसको कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी से दूर करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक ज़रूरी चीज़ हिस्सा है, क्योंकि इसके कारण आज जो है कोई भी जो लड़का है या लड़की है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अरे पहले ये भ्रांति थी कि कॉस्मेटिक सर्जरी दूसरों को सुंदर दिखाने के लिए हम करा रहे हैं, पर बेसिकली ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए है कि हमको पहले कॉन्फिडेंस आता है, तब बाद में दूसरों को जो भी अच्छा लगे। लेकिन ये आप लेयर कहाँ खींचेंगे ये दीवार, क्योंकि अच्छे दिखने की तो कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो बेसिक ये है कि अगर कमी है उसको पूरा करिए और शादी करिए या अपनी लाइफ जिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर एक आदमी खूबसूरत है उसको और खूबसूरत बनना है। तो यहाँ पर अभी क्या है, सोसाइटी का जो चलन है, जो सोशल मीडिया है, जो आजकल जॉब है, प्रोफेशंस हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको देख करके, और अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी और फिजिबिलिटी कि अब लोग खर्चा भी कर सक रहे हैं, थोड़ा उनका बढ़ भी गया है, छोटे छोटे जगह में सुविधाएं हो गई हैं, कुछ सस्ती भी टेक्निक्स हैं, कुछ अच्छी भी हैं। लेकिन इसमें किसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपने उसके अच्छे एस्पेक्ट तो बताए कि आपको अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी काम की डिमांड है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी कुछ होंगे। नेगेटिव डेफिनेटली, हर अच्छी चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो इसके लिए जो, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन जो क्वालिफाइड है, इसके लिए हमारे भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं। एक आप समझ लो एक एसोसिएशन बनाया हुआ है जिसको ओपन भी रखा है कि लोग उस पर जा कर के क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं।
नहीं, पहला क्वालिफाइड डॉक्टर से कराने के बावजूद भी, क्योंकि हाँ। अक्सर कई बार सुनने में आता है कि कुछ सर्जरीज कराई, जैसे हम लोग तो न्यूज़ में ही देखते हैं कि किसी हीरोइन ने या हीरो ने बोटॉक्स सर्जरी कराई और उनका फेल हो गया, तो कुछ और इसका इम्पैक्ट आ गया। तो इन जनरल की अगर आप कितनी भी अच्छी क्लिनिक से करा रहे हैं, कितनी भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से करा रहे हैं, बट फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छे डॉक्टर से कराएं, अगर हम अच्छे हॉस्पिटल, साफ़ सुथरा स्टरलाइज्ड ऑटोक्लेव, अच्छी जहाँ सुविधाएं हैं, बैकअप है, वहाँ से कराएं। प्लस अगर डॉक्टर्स हर केस के हिसाब से अलग अलग उसके प्रिकॉशंस होते हैं बात के, अगर हम वो लें तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, हर सर्जरी, हर इंजेक्शंस के थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो हमको काउंसलिंग करना पड़ता है पेशेंट को, उनको बताना पड़ता है कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, या आपने अगर लेज़र कराया है तो आपको धूप से बचना है और नॉर्म्स को अगर फॉलो करें तो अपने को रिजल्ट मिलता है। इट इज़ मोर देन 90% की अपने को प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ये जो भी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी की जो बात हम कर रहे हैं, तो वो ये तो समझ में आ गया कि फीमेल्स में इसका बहुत अभी ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन क्या मेल्स में भी उतना ही क्रेज़ है? हमने सुना कि मेल्स भी काफ मसल्स का इम्प्लांट कराते हैं, क्या ऐसा होता है? कॉस्मेटिक सर्जरी पहले, अभी कुछ सालों पहले तक अगर हम टॉप पे ले तो राइनोप्लास्टी जो नोज़ की सर्जरी है वो सबसे ज़्यादा मेल कराते थे। अच्छा। आज की डेट में हेयर के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द फर्स्ट माने मोस्ट कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मेल। और मेल में आज की डेट में मैं देखता हूँ कि जैसा कि फीमेल में है वैसा मेल में भी बहुत कॉम्पिटिशंस हैं, इनकी जॉब के हिसाब से, OTTP या जो भी ये आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं? नहीं, उनको देख के सब। ओके। तो और दूसरा क्या है कि आजकल हमने जो देखा है कि लड़कियां लड़कों को बहुत रिजेक्ट कर रही है लुक के हिसाब से, तो वो उनकी एक मजबूरी हो गई है कि अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, हैंडसम दिखना लड़कियों की रिक्वायरमेंट हो गई है। पहले ऐसा था कि अच्छी जॉब है, अच्छा कमाता है तो उसकी शादी हो ही जानी लड़के की। आज ऐसा नहीं है, आज ओवरऑल हर चीज़ लड़कियां देखती हैं। फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जैसे चेस्ट है, लड़कों के बढ़ जाते हैं तो उनको गायनेकोमेस्टिया जिनको बोलते हैं, तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर सलमान को देख के लोग पूरे बॉडी मैंने 6 पैक्स चाहिए, उनको हेयर के बिना बॉडी चाहिए, तो लेज़र हेयर रिमूवल है, 6 पैक्स बनाना है। फिर बाइसेप्स मसल्स है, पेक्टोरल मसल्स है, की भी सर्जरी हो एब्स जाती की है। भी सर्जरी होती है। हमारे पास एक वेजर टेक्नोलॉजी होती है, उससे हम 6 पैक्स है, 0 फिगर है लड़कियों का बनाना, वो भी करते हैं। फिर फैट का एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, मान लो कमर में ज़्यादा है तो कमर से निकाल के बटक्स में डालना, या कमर से निकाल के फेस में, अगर किसी का गाल एकदम पिचका है तो उनको फैट को इंजेक्ट करना। यानी ये जो डिकेड है एक्चुअली में फैट इंजेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। फाइन रिंकल्स में फैट के इंजेक्शंस का भी रोल आजकल आ गया है, बोटॉक्स के अलावा। नैनो फैट ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। एक्ने स्कार्स हैं, इसमें लेज़र की ट्रीटमेंट अभी तक थे, फिलर्स के थे, अभी फैट ग्राफ्टिंग भी उसमें आने लग गई है। तो फैट का इंजेक्शन जो है ना, ये डिकेड जो है कॉस्मेटिक सर्जरी का काफ़ी इसमें इसका रोल है। जो ओवरऑल सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, तो बाइसेप्स बनाना है तो इसमें इम्प्लांट्स भी आते हैं, हम फैट भी इंजेक्ट करते हैं। पेक्टोरल का है इम्प्लांट, यानी कि मसल्स को इम्प्लांट कर देते हैं? मसल के लिए एक रेडीमेड इम्प्लांट्स भी आते हैं। ओके। जैसे लड़कियां कई बार काफ मसल्स होती है, उनको अगर उनको पिंडियों को सुंदर दिखाना है तो उसके इम्प्लांट्स आते हैं, बटक्स के इम्प्लांट्स आते हैं, ब्रेस्ट के इम्प्लांट सबसे कॉमन है, नोज़ में इम्प्लांट्स रखते हैं या अपनी बॉडी के टिश्यू लगाते हैं, चीक बोन के इम्प्लांट्स आते हैं, चिन के आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये फॉरेन बॉडीज़ हैं जो हम हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? होते हैं, माने इसके 2 ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के। मान लीजिए हमको राइनोप्लास्टी है, किसी की नाक चपटी है, उसमें डालना है, ऊपर करना है, या तो हम उसकी बॉडी का शरीर से बोन निकालेंगे रिप से, या इम्प्लांट डालेंगे। तो हम उनको बताते हैं कि अगर हम आपके रिप से लेंगे ये 100% एक्सेप्टेबल होता है बॉडी को, अगर सिंथेटिक मटेरियल इम्प्लांट्स लेंगे तो उसके चांसेस होते हैं 5-10% अगर वो रिजेक्ट करे, या तो चेंज करना पड़ता है या फिर अपने को बाद में बोन डालना पड़ता है। तो कई लोग ये नहीं चाहते कि उनकी बॉडीज़ में कहीं पे भी कट का निशान हो, या हम यहाँ रिप से बोन निकालें और उसको नाक में डालें, कोई एक एक्स्ट्रा स्कार आता है थोड़ा सा। कौन सी सेफेस्ट सर्जरीज़ हैं अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की बात करें कि जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर होते हैं या मिनिमम होते हैं?
देखिए ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर सर्जरी इज़ वेरी सेफ आज की डेट में। टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, अब डॉक्टर्स अच्छे ट्रेंड हो गए हैं। हमने ये भी सुना है कि आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज अपने ऑर्गन्स को तो डिफॉर्मिटी ठीक करना या सुंदर बनाने के लिए तो है ही, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि आजकल मोल भी, अगर आपको तिल भी पर्टिकुलर जगह पर चाहिए तो वो भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी से कराते हैं, क्या ये सही है? ये भी सही है कि तिल है, डिम्पल्स है, ये सब लोग मैंने करवाते हैं बहुत। तिल अगर किसी को बड़ा हो गया, मोल ख़राब दिख रहा है या कलर चेंज हो गए हैं या कहीं है और कहीं उसको पसंद नहीं है तो उसको निकलवाते हैं और दूसरा बनवाते हैं। ये भी माने लोगों की चॉइस हैं, तो उनको हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है। कॉस्मेटिक सर्जरी में काउंसलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनको बताना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स जो आते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं और कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये ठीक है, इससे मिलता जुलता होगा। हम जैसे एक पेशेंट था, इसने ऐश्वर्या राय के 200 फोटोग्राफ्स नेट से निकाल के उसके नाक के फ़ोटो लेके आए कि मेरे को इसके जैसे नाक चाहिए। और ये सर्जरीज पेनफुल होती हैं? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैंने काफ़ी टॉलरेबल हो सकती हैं। हल्का फुल्का पेन होता है, कईयों में नहीं होता है, पर मैंने टॉलरेट कर लेते हैं। और कितने समय में रिकवरी हो जाती है? ये डिपेंड करेगा कि अपन किस प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं। से अगर लेज़र करते हैं तो कुछ लेज़र में 5-10 दिन में रिकवरी है, किसी में 1 महीने तक, 2 महीने तक धूप से प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। बोटॉक्स फिलर्स हैं, उसमें इमीडिएटली काफ़ी रिकवरी होती है, 5-7 दिन में काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। अगर ओट को मोटा करना है तो वो 2-4-5 दिन में हो जाता है, पर अगर पतला करना है तो उसमें 2-3 वीक्स तक के थोड़ी स्वेलिंग होती है। फिर उसी प्रकार से अगर फैट का हमने लाइपोसक्शन किया बॉडी से तो उसमें प्रेशर गारमेंट्स थोड़े, इनको क्या है कि 3 वीक्स 4 वीक्स तक के थोड़े पहनने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने क्या काम किया है। तो केस टू केस डिफर इसका डिफर करता है। आजकल डॉक्टर साहब, जैसे हम ये कॉस्मेटिक सर्जरी की बात तो कर ही रहे हैं, तो आजकल ये जो मार्केट में जो क्रीम, सीरम्स और ये लोशंस आते हैं और जो दावा करते हैं कि आप इसे लगाइए और आपका कलर चेंज कर लेंगे, आपकी पिगमेंटेशंस हट जाएंगे, डार्क सर्कल्स हट जाएंगे, तो ये एक्चुअल काम करते हैं या इनके लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई जा सकती हैं और या कराई जाती हैं? देखिए, ये अभी जो फेयरनेस जिसको बोलते हैं, गोरापन जो है ना, अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है सोसाइटी में। हर दूसरा आदमी जो है गोरा दिखना चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई ना कोई कारण से। तो ये जो चीज़ें हैं वो है, इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। जो मार्केट में जो गिमिक्स है उसका तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर जो मेडिकली कुछ क्रीम्स आती हैं और कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं और लेज़र भी ट्रीटमेंट होता है और केमिकल पील भी होता है। पर ये स्पेक्ट्रम्स है। सर्जरी कॉस्मेटिक एज सच गोरेपन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कलर से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फेयरनेस इज़ वेरी माने डिमांडिंग, और फेयरनेस कर सकते हैं एक लेवल तक, 2 शेड 3 शेड्स, कैसा उनकी स्किन की क्वालिटी है उसके ऊपर। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कलर इज़ नॉट परमानेंट। ओके, है ना। अगर हमने किसी को इम्प्रूव किया है, उसकी मैरिज है, सोशल रीजंस है, उसने कराया अभी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा सन प्रोटेक्शंस होते हैं, कुछ मेंटेनेंस क्रीम होती है, वो उसको लंबा समय तक करना पड़ता है, नहीं तो फिर से उसके इफेक्ट कम हो जाते हैं। और क्या जो डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन के लिए जो कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई जाती हैं वो एक्चुअल वर्क करती हैं या वो भी इसी तरह से वो भी मेंटेन करना होगा? मेंटेन करना पड़ता है, हम उनको इम्प्रूव करके देते हैं। इसमें भी कई बार जैसा मैंने बताया स्टेप वाइज है कि क्रीम्स लगाने की है, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस आते हैं, फिर लोकल इंजेक्शंस भी देते हैं, लेज़र्स भी करते हैं, केमिकल भी करते हैं, और उसको पर मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ में जो लाइफस्टाइल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण डार्क सर्कल है या पिगमेंटेशंस है, मेलास्मा बोलते हैं, तो वो जो उनको थोड़ा सा रहन सहन, धूप में जाना, टाइम से सोना, पानी अच्छा पीना, डाइट अच्छी रखना, स्ट्रेस ज़्यादा ना लेना, वो चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं कई सारी। अगर कोई बर्न केस आता है तो उस वक्त क्या प्रिकॉशंस रखना है कि इमीडिएटली कोई बर्न हो रहा है तो क्या हॉस्पिटल तक पहुंचने तक उसको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? छोटे छोटे अगर बर्न्स होते हैं तो पानी उसमें डालना है।
ये लोगों में बहुत मिथ है कि पानी डाल दिया तो ख़राब हो जाएगा। कोई लोग हल्दी लगा देते हैं और कोई शाही डाल देता है, कोई पेस्ट लगा देता है, गांव में गोबर लगा देते हैं, उससे इन्फेक्शन होता है। देखिए, पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पानी से ना, अगर हम पानी नहीं डालते हैं, जैसे जला तुरंत पानी डाला तो जो थर्मल डैमेज बोलते हैं वो अंदर तक चला जाता है और डालने से नहीं जाता है, ऊपर की लेयर तक रहता है। तो फफोले जो पड़ना है, एक्चुअल में मेडिकल साइंस में देखेंगे तो एक अच्छी बात है। फफोले जो है वो कम गहरे जले हुए स्किन पे होते हैं। अगर स्किन अंदर तक जल गई तो उसमें फफोले कम आते हैं या नहीं आते हैं, ऊपर के में आते हैं। तो फफोले होना एक तरीके से अच्छा है। जो लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि फफोले पड़ जाते हैं, पानी डाला वही आ गया, वो एक्चुअली फफोले अंदर की जो जलने के कारण जो पानी निकलता है उससे बनते हैं। अगर जलता है तुरंत पानी डालें, हाथ है या पैर में, मग्गे में या बाल्टी में लेके उसको डुबा दें। ठंडा पानी हो तो ठीक है, नहीं है तो जो अवेलेबल है उसी में ठंडा पानी या बर्फ़ ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इमीडिएटली प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद नियरेस्ट जो भी सेंटर है वहाँ पर उनको तुरंत लेके जाएं। अगर बहुत ज़्यादा जला है, बहुत दूर है, तो इमीडिएटली आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। उस पर ड्रिप्स चालू करनी पड़ती हैं, क्योंकि वाटर लॉस और बॉडी लॉस, इसमें से फ्लूइड लॉस बहुत होता है। और एक साफ़ कपड़े में लपेट के उसको नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है जहाँ फैसिलिटीज़ है वहाँ भेजना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल आईसीयू होता है, सुपर बर्न आईसीयू, जैसे हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। वो इंडिया में बहुत रेयर है वैसा, और प्राइवेट में और भी रेयर है, जिसमें अलग अलग क्यूबिकल्स होते हैं, हेप्पा फिल्टर, लैमिनार फ्लो, जीरो बैक्टीरिया सिस्टम लगाना पड़ता है उसमें, जिससे हर समय उसकी एयर जो है वो 100% फ्री हो, जीरो बैक्टीरिया हो। और ऐसे आईसीयू में उनको रख के ट्रीटमेंट करना पड़ता है, स्पेशल ड्रेसिंग्स करनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम उसके ग्राफ्टिंग ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, तब जाके वो बचते हैं। कभी जल गए तो आपको दौड़ना नहीं है। आप दौड़ेंगे तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की है उससे आग और भड़केगी और आप और दिक्कत में आएंगे। या तो आप जल गए तो नीचे ज़मीन में लोट करके आग को बुझाइए, या आप कंबल या कोई चीज़ डालिए। कॉस्मेटिक सर्जरी पर अगर आएँ और हम बात करें कि आजकल जो मेकओवर्स होते हैं, कंप्लीट मेकओवर्स करते हैं जी, और यंग लेडीज़ की बात ही ना करें हम, अगर थोड़ा सा 40s के बाद की या 30-35 के बाद की लेडीज़ भी आजकल मेकओवर्स करना चाह रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे आजकल ये मॉमी मेकओवर काफ़ी टर्मिनोलॉजी आजकल सुनने को मिलती है, तो ये क्या है? और मॉमी मेकओवर ये होता है कि जिसमें मदर का मेकओवर, माने मान लीजिए आप फिजिकल मेकओवर उनका। बच्चों के बाद जैसे कई बार हेयर लॉस हो जाता है, फाइन थोड़े रिंकल्स आ जाते हैं, आईब्रो डाउन हो जाती हैं, आईलिड्स जो है वो पफी हो जाती हैं, फैट जम जाता है, फाइन रिंकल्स हो गई, लिप्स में डिफॉर्मिटीज़ हो गई, पिगमेंटेशंस हो गया, फीडिंग के कारण ब्रेस्ट जो है वो लूज़ हो जाते हैं, टमी जो है डिलीवरी के प्रेगनेंसी के कारण लूज़ हो जाती हैं, कई बार हर्निया हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन लूज़ हो जाते हैं। तो ये सबका ट्रीटमेंट कराती हैं और फिर से अपनी पहले वाली लाइफ जो है वो जीती हैं। तो अभी जो रिसेंट में ये सब चीज़ों के अलावा मैंने हेयर के ट्रीटमेंट जो होते हैं, पीआरपी है या हेयर ट्रांसप्लांट है, आईब्रोज़ के लिए हम इंजेक्शंस भी देते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट है, ब्रेस्ट टाइटनिंग है, बॉडी के कर्वेचर्स हैं, इवन सेक्स ऑर्गन कॉस्मेटिक सर्जरी जो है इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। ये सोसाइटी की जो नॉर्म्स है उसके कारण वो आजकल नीड हो गई है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि आप इस फील्ड में हैं और इतनी सर्जरीज़ होती हैं और सर्जरीज़ के वक्त बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं। सर्जरी के वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्लड की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए ब्लड बैंक होता है। लेकिन जब अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो क्या स्किन, अगर कोई बर्न कोई व्यक्ति आया है तो उसकी तो स्किन जल गई, आपने कहा स्किन को ग्राफ्ट करते हैं अगर ज़रूरत होती है, बट अगर कोई 90% या 95% कोई पर्सन बर्न हुआ है तो उसके लिए फिर स्किन कहाँ से आती है? क्या स्किन के लिए भी स्किन बैंक वगैरह होते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। स्किन बैंक जो है वो आजकल काफ़ी जगह खुल गए हैं, काफ़ी सालों से रायपुर में भी, मेरे पास में भी है, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए स्किन डोनेशन नहीं होते हैं। स्किन जो यूज़ होती है वो बर्न्स केसेस में होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी में काम नहीं आती है। कई बच्चे हैं बहुत ज़्यादा जल गए हैं या बड़े हैं 60-70% से ज़्यादा जल गए हैं,
और उनकी कंडीशन क्रिटिकल इतनी होती है कि कई बार उनकी जान बचाने के लिए हमको स्किन चाहिए होती है। तो पहले के समय में हम उनके रिलेटिव से स्किन लेते थे कि भाई कोई रिलेटिव्स कोई भी दे दे, उसकी स्किन यूज़ करते थे। ये जो स्किन है ये टेम्परेरी काम आती है, मतलब ये परमानेंट नहीं होती। जैसे हमने किडनी किसी और के लगाई तो वो एक बार सूट कर गई तो परमानेंट है। ये टेम्परेरी 3-4 हफ्ते रहती है, उसके बाद ये निकल जाती है। उसके बाद हमको उसी मरीज की फिर से लगानी पड़ती है क्योंकि वो परमानेंट रहती है। काफ़ी सालों से हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया है स्किन बैंक का। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि कोई भी आदमी स्किन डोनेट कर सकता है। कैसे स्किन को कैसे डोनेट किया जाता है? हाँ, इसमें बेसिकली हम स्किन ग्राफ्ट क्या है, अपन एक आलू का जैसे छिलका निकालते हैं ऊपर से, वैसे बॉडी में थाई से, बैक से या कोई भी हिस्से से हम एक स्पेशल डर्मेटोम होता है उससे पतली लेयर निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली जहाँ से निकालते हैं वो भी सूख जाती है अगर जिंदा आदमी है तो, और जो लेयर निकलती है वो जले हुए पेशेंट्स में उसके घाव को सुखाने के लिए, उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए काम आती है। और जो स्किन डोनेट कर रहा है जहाँ से उसकी लेयर निकालेगी तो उसको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या ट्रीटमेंट लेना है, ड्रेसिंग करानी पड़ती है या उसकी रिकवरी कब होती है? देखिए, अगर वो लाइव डोनर है, जैसे हमने किसी रिलेटिव से लिया है, तो उसका एक बेसिक टेस्ट करेंगे, उनका कंसेंट लेते हैं, 5-7 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और उसकी स्किन जो निकालते हैं वो 8-10 दिन के आसपास ठीक हो जाती है। तो थोड़े से रेस्ट लगते हैं, सिंपल कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और उतने में ठीक हो जाता है मैंने। और बहुत ज़्यादा कोई उसको मॉर्बिडिटी या ऐसे प्रॉब्लम यूजली नहीं आते हैं। और जो स्किन लेते हैं उसकी 2-3 अच्छी बातें ये है कि इसमें हमको ब्लड ग्रुप, किसी रिलेटिव्स या इसकी ज़रूरत नहीं है। और कई बार तो हम अगर किसी की डेथ हो गई है घर में तो उसके 6 घंटे के अंदर उनके घर से भी लेके आ जाते हैं। हमारे पास टीम है, हमारी टीम चले जाती है, वो प्रिजर्व करके लेके आ जाती है और इस स्किन को प्रोसेस करके हम 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक इसकी बहुत अच्छी बात है। कोई भी आदमी साइन करके खुद से दे सकता है या अगर डेथ हो गई तो उसके रिलेटिव साइन करके दे सकते हैं। और ये बहुत ही एक सोसाइटी में एक तरीके से आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको इस वक्त जब भी स्किन की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली एक छोटा बच्चा था करीब 3 साल का, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ी तो उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए स्किन दी। मेरी लोगों से अपील है कि स्किन डोनेशन के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए और डोनेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप आज जो प्लास्टिक सर्जरी जो फील्ड है उसके इतने एरिनाज देखने को और समझने को मिले, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये कॉन्वर्सेशन रहा। पाए हमारे इस शो में एंड प्लास्टिक सर्जरी के एरिया में आपने इतनी डिफरेंट और इतनी वैल्यूएबल जानकारी आपने दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर कि ये एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप सभी ने प्लास्टिक सर्जरी के एरिया में इतनी अलग अलग जानकारियाँ आपको मिली होंगी और स्किन डोनेट करने की भी एक जो नई जानकारी हमको मिली है। और आप सभी से ये हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस तरीके से अपने अन्य ऑर्गन को डोनेट करने का प्लान करते हैं उसी तरह से स्किन को भी डोनेट करें, जिससे इससे कई लोगों को लाभ मिले। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय।